नमस्कार। पिछले हफ्ते हमारे इस YouTube चैनल के टोटल व्यूज़ जो हैं वो 20 करोड़ क्रॉस किए, मतलब 20 करोड़ से ज़्यादा व्यू हुए इस YouTube चैनल के। और वो ख़ास इसलिए है बिकॉज़ ये 20 करोड़ व्यू जो आए हमारे चैनल पे, उस पे रॉ वीडियोज़ आई, बिना एडिटिंग के, बिना लेप लपेट के, और जैसा होता था वैसे ही बोलने पे। बट उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। जब भी आप बात करते हैं 20 करोड़ व्यू क्यों हुए, लोग इतना क्यों आते हैं इस चैनल के ऊपर, एक तो पहली बात है हम सिर्फ मार्केट का 10% को ही कैटर करते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिंग की बात नहीं करते, हम एफएनओ की बात नहीं करते, हम पुट कॉल रेशियो के बारे में नहीं बोलते। हम लोगों को नहीं बोलते हैं कि ये करने से 1 करोड़ मिल जाएगा। हम लोगों को ये नहीं बताते हैं कि ये कर लो आप, लेकिन नौकरी छोड़ देना, क्योंकि अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली व्यूज़ 10 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि ये सब नहीं करने के बाद भी हमें चिट्ठियाँ आती है रेगुलेटर से कि आपने लोगों को गलत बोला है, आपने लोगों को गलत उम्मीद जगाई है। वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कई बार कि हम किसी और का डिस्कशन करते हैं, जो हमसे मिलने आते हैं बीएम मीट में, अगर कोई आया और किसी ने 100 करोड़ रुपए कमा लिया, तो जब हम उसका डिस्कशन करते हैं तो रेगुलेटर ये समझ लेता है कि हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को बता रहे हैं। बट जो हमारे चैनल देखते हैं उनको पता है कि हम कभी भी किसी को नहीं बोलते कि ये करने से आपके 100 करोड़ बन जाएंगे, आपके 1000 करोड़ बन जाएंगे और आप नौकरी छोड़ दो। रादर आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल जो कहते हैं कि आप काम धंधा करते रहो, कैश फ्लो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शेयर बाज़ार की कमाई का क्या है, 2 साल के बाद एक बार आएगी, 4 साल के बाद एक बार आएगी। लेकिन आपके दूध वाले, आपके बिजली वाले, आपके सब्जी वाले, बच्चों की फ़ीस, स्कूल बस के खर्चे जो है बच्चों के, वो सब खर्चे जो हैं आपको 1 तारीख देख कर आता है। तो 1 तारीख देख कर शेयर बाज़ार पैसा नहीं देता है, लेकिन 1 तारीख देख कर रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो आते हैं, और इसीलिए कॉन्टेक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है दोनों को अलाइन करना। बट कमिंग बैक टू इट, जो हमारे व्यूज़ आए उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है, कई बार अच्छा भी लगता है। मैसेजेस पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज कनेक्टिविटी है हमारे लोगों के साथ, मेरी स्पेशली। और मुझे लगता है कि 95 to 97% पीपल जो हमारा चैनल देखते हैं बहुत कनेक्टेड रहते हैं हमसे। उसमें प्रॉब्लम एक और होती है, प्रॉब्लम होती है कि जब आप रोज़ रोज़ वीडियो बनाते हो, रोज़ रोज़ आप कुछ व्यू देते हो, तो आप 12 घंटा से 24 घंटे के अंदर आपकी शेल्फ लाइफ है आपके व्यू की। और शॉर्ट टर्म में कौन सा व्यू चलेगा कौन सा नहीं चलेगा किसी को नहीं पता। जैसे आपने देखा कि जिस दिन ईरान और इजराइल की लड़ाई चालू हुई, उस दिन हमने भी वीडियो बनाया था, और हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जो पेड यूट्यूब चैनल जहाँ चलता है वहाँ हमने लिखा था, किसी ने मुझे पूछा कि आपको क्या लग रहा है कि ये लड़ाई रुक जाएगी क्या, तो मैंने लिखा था मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई जल्दी रुकेगी। और आज करीब करीब 1.5 महीना होने को आ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई को रुकने का कोई नाम ही नहीं है। 1.5 महीना क्रॉस हो गए, 2 महीना करने को आ रहे हैं, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं है। बीच में रुकती है, सीज फायर होता है, वापस नो वन नोज ये कब बंद होगा। लेकिन इस बीच में जब स्टॉक मार्केट वाला आदमी देखता है, वो देखता है कि 2 दिन से लड़ाई नहीं हुई, तो उसको लगता है कि यार ये तो बोले थे कि लड़ाई चलेगी 2 महीना, ये तो 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कोई बॉम्बिंग नहीं आई। उस कारण क्या होता है कि आपका जो व्यू होता है उसकी शेल्फ लाइफ जो है ना, मटर पनीर के सब्जी की तरह हो जाती है। कि मटर पनीर की सब्जी अगर आपने उठाकर बाहर रख दिया, फ्रिज में नहीं डाला 2 दिन तक, तो वो ख़राब होने लग जाता है, उसमें बूफन पड़ जाती है। और वो इसीलिए आपके जो व्यूज़ होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं मैनेज करने के लिए। कई बार एक और कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो व्यूज़ जो आप देते हैं लोगों को, मुझे पता नहीं है कि मेरा व्यू लेकर आदमी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एफएनओ में पोजीशन बना रहा है, एमटीएफ में शेयर खरीदा है, कहीं से पर्सनल लोन लेकर बता रहा है, तो जो भी अगर मैं बोलूँगा तो मेरा दिमाग 25 जगह चलता है। बिकॉज मेरा अगर व्यू आया कोई और कोई मेरा व्यू सुन रहा है, तो आई हैव नो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये वन साइज़ फिट्स ऑल नहीं हो सकता है। वन साइज़ फिट्स ऑल का मतलब कि अगर मैं बोल दूँ हाँ जाओ शेयर खरीदो, तो जिसके पास कैश है वो तो खरीद रहा है, लेकिन जिसके पास एमटीएफ में पैसा लिया हुआ है और वो उसको और थोड़ा मार्जिन अवेलेबल है, वो एमटीएफ में शेयर ले लेगा, कोई पर्सनल लोन लेकर शेयर ले लेगा। तो वो कॉन्टेक्स्ट में जो एक आदमी को मैं व्यू देता हूँ, वो व्यू के कारण कितने मल्टीपल इम्पैक्ट्स होते हैं वो पता नहीं चलता है। वैसे इस बीच में बोलना ज़रूर पड़ेगा कि हमारे साथ 3.5 साल में, जब से हमारा वीडियो ऑन हुआ है, 3.25 साल के अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर्स ट्राई किए अपना चैनल बनाने का, फेल हो गए। बहुत सारे टीवी वाले स्टार्ट किए अपना चैनल बनाने को, नहीं चला कोई खास। ज़ीरोधा ने अपना चैनल स्टार्ट किया था, क्रिएटर प्रोग्राम, अब क्या हुआ उनको क्या समझ आया मुझे नहीं समझ में आया। बट थोड़ा मंदी भी बाज़ार में है, तो उस कारण भी वो भी शायद बंद कर रहे हैं, अपना सब वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि कौन क्या बोल के जाएगा चैनल पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। बाकी जितने ब्रोकर्स आप देखेंगे
कोई कोई हर एक आदमी ने अपने चैनल बनाने की ट्राई की है, लेकिन वो इसलिए नहीं चला है, मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, क्योंकि जो चैनल चला रहे थे वो लोगों को विश्वास नहीं दे पाए कि हम भी शेयर बाज़ार में ज़ीरो से हीरो बने हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, आपका डोमेन एक्सपर्टीज़ एक होता है, डोमेन एक्सपीरियंस एक होता है, और प्रैक्टिशनर होना एक होता है। मतलब क्या आप जो दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, क्या आपने वो किया है? क्या आप ज़ीरो से हीरो बने हो? क्या आप एकदम मिनिमम कैपिटल से बाज़ार में आए थे और आप आज के दिन फाइनेंशियली फ्री अपने आप को कह सकते हो? ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत कम लोगों के साथ होती है, और जिसके साथ होती है वो शेयर नहीं करता। हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि कोई भी आदमी जो पैसा बना लेता है वो किसी को बताता नहीं है कि मैंने कैसे बनाया। 99% लोग जो पैसा बनाए 2 नंबरी काम करके बनाया, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि मैंने शेयर खरीदा क्योंकि मेरे को कंपनी के इनसाइडर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया था और इसीलिए मैंने 500 करोड़ बना लिया, इसलिए मैंने 1000 करोड़ बना लिया। वो तो आप किसी को बोलने के लायक ही नहीं होते हो। उसी कारण क्या होता है, मुझे लगता है कि लोग कुछ बोलते नहीं, क्योंकि बोलने को होना चाहिए ना। अगर आपके पास कुछ बोलने को स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, कोई आपकी कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। हमारे देश में एक मैंने चीज़ देखी है, जो लोग पैसा कमाए हैं वो लोग के पास नॉलेज थोड़ा कम है, और जो लोग के पास बहुत नॉलेज है वो पैसा नहीं कमाया है। बिकॉज बहुत नॉलेज होना भी घातक हो जाता है, बिकॉज ज़्यादा ज्ञान आपको परेशान करता है। अंग्रेजी में कहावत है जिसको हम कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। लेकिन मुझे लगता है कि शेयर बाज़ार में बहुत ज़्यादा ज्ञान होना भी डेंजरस होता है, बिकॉज आदमी हर समय अपने ज्ञान में ही लपेटा हुआ रहता है। अगर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको लगेगा नहीं नहीं अभी वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, अभी यूक्रेन वहाँ पर एटम बम मार देगा, अभी रशिया की लड़ाई है, अभी क्रूड $150 हो जाएगा, आप ले नहीं पाएंगे। और कुछ ज्ञान नहीं होना तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमैटिक होता है। बट एक चीज़ जो सोचने की होती है कि जो क्यूरियस माइंड होता है, जो क्रिएटिव माइंड होता है, जो सोचता है कि कुछ 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 करता रहे, वो अगर अपना पास्ट को देखेगा तो हर 4, 5, 6, 7 साल में एक साइकिल आता है उसके लाइफ में। और आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज, आई डोंट नो वेदर आई हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड और नॉट, लेकिन एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि हर 5 साल में लाइफ में एक चेंज आती है, और चेंज नॉर्मल आती है। चेंज नॉर्मल लगती है, लेकिन चेंज कभी नॉर्मल नहीं होती। अगर आदमी जॉब ढूंढता है, यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, तो इट्स लाइक द सेम थिंग। एक आदमी जापान में जैसे होता है, जो ज्वाइन किया वहीं पे ही ख़त्म होता है, वो उसका डेथ भी वहीं होता है। मतलब वहाँ पे कंपनी की नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है कि अरे नौकरी कैसे छोड़ रहा है कंपनी की। बट हमारे देश में अमेरिकन कल्चर में नौकरी छोड़ोगे नहीं तो, अमेरिकन कल्चर तो बहुत खास है, जहाँ भी मंदी आती है वो लोगों को काम पे निकाल देते हैं, और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि वापस डिमांड है, वापस ईमेल भेज देते हैं कि भाई ज्वाइन करोगे क्या काम पे। वहाँ पे अमेरिका में ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि मेरे पिताजी के समय से ये काम कर रहे हैं, इनको हम निकालेंगे नहीं। वहाँ कंसेप्ट यही है कि कमाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बट कमिंग बैक टू इट, जो 4 साल 5 साल में जो मैंने अपना रियलाइज़ किया है, 1991 से पहले जब क्लास 12 में था, उसके पहले तो मेरा हाल ख़राब था पढ़ाई लिखाई का। बट 89, 90, 91 जब 10 दिया 89 में और 91 में 12 दिया, उस समय एक बात मुझे समझ आई कि बिटवीन क्लास 11 एंड 12 की करियर तो यहीं से बनेगा। और कुछ एक और कारण था, मेरे जो दोस्त थे वो थोड़े कट गए थे, वो दूसरे जगह चले गए थे, ट्रांसफ़र हो गया था, किन लोगों ने घर ले लिया था, तो क्रिकेट किसके साथ खेला जाए। तो मेरी पढ़ाई के बीच में एक ही चीज़ था, वो क्रिकेट था। तो 1991 में मैं स्कूल टॉपर था, दिल्ली गया था पढ़ने, श्रीराम कॉलेज, वहाँ एडमिशन हो गया था, सेंट स्टीफेंस में हो गया, मन नहीं लगा, वापस आ गए। रैगिंग हुई ज़बरदस्त, भयंकर रैगिंग, मतलब ऐसी रैगिंग जो आदमी पढ़ाकू बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि जो आदमी आपको मिलता था सीनियर, पहले आपको एक गाली देता था, कोई भी गाली दे देगा, रैंडम गाली। दूसरा सीनियर जो मिलेगा वो एक और गाली देगा, तीसरा मिलेगा एक और भी गाली देगा आपको, और चौथा जो होगा बोलेगा नाम बता। और आपको अपने नाम में पहला, दूसरा, तीसरा का तीनों गालियों को जोड़कर बताना है कि मैं ये हूँ XYZ। तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ने क्या क्या गाली दी। तो उस ढंग से आपको अगर 15-20 सीनियर मिल गए और आप गालियों को आपको याद रखना पड़ता था कि यार कौन सी गाली है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो बहुत बेसिक एलिमेंट्री लेवल रैगिंग थी, बट आई जस्ट कुडंट हैंडल इट। मैं बोला भाई वापस आएंगे। सो 1991 लाइफ चेंज, बिकॉज जो एक धक्का पास बच्चा था वो 1991 में स्कूल टॉपर हो गया। सो 1996 में मैं ऑफ कोर्स 94 में ग्रेजुएशन हुआ, तो 95-96 कलकत्ता में ही ऑफिस में मैं जाता था। 96 में मैं फादर साइड की तो जम्मू चले जाओ, वहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और मुझे इंटरेस्ट था नहीं वैसे उस काम में, बिकॉज बहुत मेहनत का काम था। मेरे शुरू से ही शायद इंक्विजिटिवनेस ये था कि स्टॉक मार्केट में कैसे किया जाए, आता वाता कुछ नहीं था। 91-92 में घुसे थे, हर्षद मेहता के समय 8-10 साल लगा दिया था। 2002-3 में मेरे पैसे बनने स्टार्ट हुए थे स्टॉक मार्केट में। बट 1996 में आई हैड टू गो, बिकॉज घर में बोला जा रहा है तो जाना ही पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई आगे हो नहीं पा रही है, क्योंकि घर के अगेंस्ट हम लोग जाते नहीं थे, जो घर में बोल दिया गया वैसा कर लिया जाता था।
आजकल का ज़माना और उस ज़माने में फ़र्क है। मैं बहुत जनों को बोलता हूँ कि हम लोग अपने पेरेंट्स से बात करते थे उनका मूड देखकर, और आज अपने बच्चों से बात करना पड़ता है उनका मूड देखकर। तो हम तो मूड ही देखते हुए ज़िंदगी बिता देंगे, क्योंकि कभी पेरेंट्स का मूड देखो, कभी बच्चों का मूड देखो। इस बीच में हमारा मूड कौन देखेगा ये किसी को नहीं पता है, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। तो 2001 पे आते हैं। 2001 में J&K का बिजनेस पूरा ज़ीरो मतलब ज़ीरो, माइनस हो गए थे, पैसा ही नहीं था। और स्टॉक मार्केट में वहाँ पे क्रैश आ गया था। केतन पारेख का थोड़ा बहुत जो साइड में पैसा लगाता था, और वो पैसा कहाँ से आता था, क्योंकि सैलरी लेते थे। मैं पापा को बोला था कि भाई मुझे सैलरी देना पड़ेगा, आप सैलरी दोगे तो मैं काम करूँगा। तो बोला अच्छा ठीक है, तू सैलरी ले ले थोड़ा। तो जो पैसा आता था इधर उधर का आता था वो स्टॉक मार्केट में लगाते थे। बाय द ईयर 2001 आई मैनेज टू ब्लो एवरीथिंग अप। मेरे मम्मी के कुछ पैसे थे वो भी उड़ गए सारे, क्योंकि मैंने कंट्रोल ले लिया उसका। और कंट्रोल क्या लिया, कल 2 पैसे की थी नहीं, नए इन्वेस्टर थे और सारे पैसे उड़ा दिए। पता ही नहीं चला कैसे उड़ा पैसा, बट पैसे पूरे उड़ गए। बट 2001 के समय एक खास बात हुई कि पूरा जब बैलेंस शीट आपका ज़ीरो हो जाता है, फिर आपको लगता है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ आगे करूं। तो किताबें पढ़ना स्टार्ट किया 2000-2001 से, और किताबें पढ़ के एक नॉलेज आया कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आगे दुनिया क्या होती है। और ट्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो 2006 के लगभग मुझे लगा कि पैसे बहुत बन गए थे 2006 तक। जब पैसे बहुत बन जाते हैं आदमी को, तो पहले लगता है कि अब तो मुझे सब पता है, जो हिंदी में बोलते हैं ना, लगता है अपनिज भगवान है, वैसा टाइप का कुछ फीलिंग आती थी। सो 2006 में मैंने एक वेबसाइट स्टार्ट किया था, equitydesk.com। एक फोरम था जहाँ लोग आते थे, इंटरेक्ट करते थे एक दूसरे के साथ। और वो फोरम जब स्टार्ट किया था 2006 में, तो ये सोचा था कि यार इस फोरम के माध्यम से लाइक माइंडेड पीपल को ज्वाइन करेंगे। सो बेसिकली जब फेसबुक स्टार्ट हो रहा था, उस समय स्टार्ट हो रहा था, दिमाग जितना छोटा था उतना ही होगा ना, तो उस समय मैंने फोरम स्टार्ट किया था। और जितने आपको काफ़ी जन आपको टेलीविजन पे आज के दिन मिलेंगे, जो चार्टिस्ट हैं, जो फंड मैनेजर हैं, वो हमारे फोरम पे आते थे, पढ़ते थे और लिखते भी थे। अब नाम उचित नहीं है बोलना, कुछ फंड मैनेजर्स तो हम हमारे फोरम के बहुत अच्छे मेंबर थे। फिर 2011, हर 5 साल पे लाइफ चेंज हो रही है। 2011 पे बसंत कॉर्नर स्टार्ट हुआ। तो बसंत कॉर्नर जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद लगा कि यार ठीक है चलो बसंत कॉर्नर स्टार्ट होगा, एक पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस होना चाहिए। बिकॉज मुझे लगा था कि यार पैसा कमाने के लिए जब इस 5-7 साल आप काम कर लेते हो, आप पढ़ लेते हो, आपको एक चीज़ समझ आती है कि ऑपरेटिंग इनकम होना बहुत ज़रूरी होती है। आपका स्टॉक मार्केट का वेल्थ चाहे 5,000 करोड़ का भी हो गया हो, लेकिन अगर महीने के आपको 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपया नहीं आ रहा है, मैं उस स्केल की बात कर रहा हूँ, हर आदमी को इतना पैसा आना पॉसिबल नहीं है, तो आपको मेंटल कंफर्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो आप पैसा कहाँ से लाओगे। बट एक बात होती है समझने की, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो स्केलेबल होना चाहिए। तो वो सोचते हुए बसंत कॉर्नर स्टार्ट हुआ। दैट वाज इन द ईयर 2011। 2016 में अब एक और, हर 5 साल में कुछ हो रहा है। 2016 में PMS स्टार्ट हो गया हमारा। तो वो PMS चालू किया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। सेबी से हमको रजिस्ट्रेशन मिला 2015 के लगभग, 16 में हमारा स्टार्ट हुआ। 2021 कम्स, और उसके बाद वो एक वीडियो बना, वीडियो सीरीज़, वो 19 आवर्स वाली, जो एक टॉक सीरीज़ टाइप, चैट शो टाइप थी। फर्स्ट पॉडकास्ट मुझे लगा कि किसी फंड मैनेजर ने इंडिया में किया होगा। उसके बाद तो सब हर एक आदमी पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक वो फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ इट्स काइंड था। सो 2021 तक वो हो गया। तो ये हर 5 साल में कुछ ना कुछ होता रहता है, चलता रहता है। और इस बीच में एक चीज़ होती थी, जब मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, 2001 में ट्यूशन स्टार्ट किया था, 2006, 7, 8 तक पढ़ाता था। उस समय भी थोड़ा सा लोग बोलते हैं मुझे कि आपको यार एरोगेंस बहुत है, आपका ईगो बहुत है। मुझे एरोगेंस और ईगो पैसे का नहीं है, मुझे एरोगेंस और ईगो ज्ञान का बहुत है। ये बात तो पक्की है, क्योंकि कोई आदमी अगर ज़्यादा डिस्कशन करता है, तो अगर मुझे लगेगा कि उसको कुछ ज़्यादा पता है, कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो आई वुड लिसन टू हिम। बट जनरली मुझे लगता है कि भाई तेरे को जो करना है कर, मेरे को जो करना है करने दो। तो जब आप एक पब्लिक फोरम पे आकर अपना ज्ञान देते हो, और जब आप आकर बोलते हो कि यार इंडिया की GDP 6.4 था, क्या लास्ट नंबर क्या था, ध्यान से उतर गया। तो 6.4 अगर जो बोला जा रहा है, या हमें दिखता नहीं है 6.4 किसके पास जा रहा है। ये इन्फ्लेशन 0.5% का, मतलब 0.5% इन्फ्लेशन ऑफ ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड। आपको 0.5%, अब तो खैर 1% हो जाएगा इन्फ्लेशन, क्योंकि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया। तो ये जब आप बोलते हो कि यार ये इन्फ्लेशन 0.5% से 1%, 2% क्या हो रहा है, तो लोग बोलते हैं नहीं, ये जो आदमी है ना, ये देशद्रोही है। अरे ट्रेटर वाली क्या बात है, देशद्रोही वाली क्या बात है, जो मुझे नज़र आ रहा है वो बोला जाएगा। कई बार मैं बोलता था कि जितने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आए हैं बाजार में, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो पैसा जो है अपना खोएंगे। और वो इसलिए बोलता था बिकॉज पहले 10 साल हमने खोया है यार। हम ऐसे ज्ञान आपको नहीं दे रहे हैं जो हमने खुद नहीं किया। हमने पहले 10 साल, 8 साल, 9 साल पैसे खोए हैं, और उसके बहुत गवाह हैं हमारे सामने, अगल बगल जो मेरे दोस्त उस समय के थे, बिकॉज वो तो कमाते थे, हम खोते थे। लेकिन ज़रूरी ये होता है समझना कि जब भी आप कोई व्यू देते हैं मार्केट में, कोई चीज़ बताते हैं, क्योंकि आप एक पब्लिक फोरम पे
कुकू वॉच चालू हो गई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं। सो क्या बोल रहे थे कि हाँ, कि आप कभी भी अगर देखते हो कि आप एक पब्लिक फोरम में आए हो और पब्लिक फोरम में आप कोई भी ज्ञान दो, तो उस ज्ञान की शेल्फ लाइफ होती है। मतलब अगर मैं बोलूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप को गोली लग गई, उससे क्या होगा, मार्केट में क्या असर होगा, या तो मैं बोल सकता हूँ उससे मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा या कुछ नहीं होगा। यू कैन से ईदर ऑफ दीज थ्री थिंग्स, बट उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है, क्योंकि कल मार्केट खुलेगा, मार्केट कोई और कारण से नीचे जा सकता है, लेकिन मैंने बोला था डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी है, उस कारण मार्केट उधर का उधर ही रहेगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो बोलेंगे अरे यार आपने तो बोला था कि ऐसा हुआ। बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी, मैंने सिर्फ क्लिपिंग देखी उसको, और उसके बियॉन्ड में बोला व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं क्यों जाके अपना दिमाग लगाऊं, क्यों गोली लगी है, बिकॉज मुझे वीडियो तो बनाना नहीं है, तो कम से कम मेरा समय तो बचाऊं। मैं जो बेमतलब का मैं जाऊंगा देखूंगा, जब वीडियो बनाना पड़ता है तो बहुत प्रेशर रहता है सर के ऊपर कि यार ये इवेंट हो गया, अब इसके बारे में समझो। बिकॉज मैं आपको अगर बताऊंगा नमस्कार आज की ताज़ा खबर, डोनाल्ड ट्रंप को गोली लग गई, आप बोलेंगे अरे यार क्या कहानी कर रहा है, तो हमें भी पता है गोली लग गई। मेरा काम है एज एन एक्सपर्ट, जब आप क्रिकेट कमेंट्री में वसीम अकरम को देखते हो, जब आप क्रिकेट कमेंट्री में सुनील गावस्कर को देखते हो, तो वो ये नहीं बोलते कि अगली बॉल जो पड़ी है वो लेग स्टंप के बाहर थी और बैट्समैन ने उसको फ्लिक करने की कोशिश की और वो आउटसाइड एज लगते हुए डीप फाइन लेग की तरफ गई। वो काम नहीं है। सुनील गावस्कर का काम ये है बताना कि वो जो लेफ्ट फुट आ रहा था बैट्समैन का, वो बॉल के पिच पे आया कि नहीं आया, वेट ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, बैट और जो ग्लव्स थे उसको लगा, कहाँ लगा, क्या लगा। तो एक्सपर्ट जो होता है वो पहले इवेंट को देखता है अच्छे से, उसके बाद बताता है। तो मुझे लगता है जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, बुल एंड बेयर क्लब की बात हो रही है, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, विच मीन्स दैट लगता है कि 15 मिनट का वीडियो है, बट उसके पीछे अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू इट, विच ऑफन गोज अननोटिस्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड रादर। एक और जो खास बात होती है कि कुछ लोग हमें चैनल पे हमारे लिखते हैं क्वेश्चन कि वो बेटे को बाहर भेज रहे हैं, उसमें 30 लाख रुपया लग जाएगा। द फैक्ट कि किसी ने मुझे लिखा है क्वेश्चन कि हम बेटे को भेज रहे हैं बाहर और 30 लाख लग जाएगा, मतलब कि 30 लाख उसके लिए बड़ा अमाउंट है। तो अगर मैं वो क्वेश्चन लेता हूँ कि यार बेटे को आप बाहर भेज रहे हो, 30 लाख रुपया लग जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक तो उसका क्वेश्चन एट दैट पॉइंट इन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। कल ही मुझे एक जन का मैसेज आया, मुझे नहीं आया, हमारे सपोर्ट के बैकएंड पे आया कि ITBHU में किसी को जॉब मिल रहा है, एक जगह ESOP मिल रहा है, उसके लिए उसको शहर चेंज करना होगा, मुंबई आना होगा, दूसरे जगह उसको जो जॉब मिल रहा है अपने ही शहर अपने ही गाँव में मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो मेरा उसका यही सजेशन था। ऑफकोर्स मैंने जो सपोर्ट्स में जिसने मुझे फॉरवर्ड किया मैसेज, मैंने उधर उसको मैसेज लिख के भेजा कि इसको बोलो यार मेहनत करो थोड़ा, लेकिन ESOP वाला काम लो। ESOP हैज़ गॉट अनलिमिटेड अपसाइड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, आप 2 साल काम करोगे कंपनी शेयर देगी, अगर वो शेयर 5 गुना हो गया, आपको 4 लाख के शेयर मिल रहे हैं, 20 लाख तो ऐसे ही बन जाएगा। खर्चा पानी सल्टा के 20 लाख रुपया बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में, बिकॉज आज की दुनिया में खर्चे और बढ़ गए। गवर्नमेंट के लिए ये सब चीज़ें होती है, बट एक एवरेज आदमी के लिए जो इन्फ्लेशन है वो 0.5% 1% नहीं है। तो ये सब चीज़ों में होता ये है कि कई बार आपके व्यूज़ जो है मैच नहीं करते हैं, कई बार जो लोग बोलते हैं उसके व्यूज़ आपके साथ मैच नहीं करते हैं। और इस पर एक अच्छी स्टोरी है, जब मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था, 2004 की बात होगी, उस समय नया नया काम चालू हुआ था, 1-2 साल हुआ था, स्टूडेंट आने लग गए थे, बट स्टिल नया नया काम था। तो एक 5 जन का बैच था, तो उसमें से दो जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि सर हम ये कोई टॉपिक था, आई फॉरगॉट, ये टॉपिक शायद होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर था, इसको हम डिस्कशन करने के लिए, आपसे समझने के लिए हम आना चाहते हैं, तो आप एक्स्ट्रा टाइम हमें कब देंगे। तो बोला ठीक है, तुम दिन में 1:30 बजे आ जाना। 1:30 बजे मैं पढ़ाता नहीं था, बिकॉज मैं मार्केट देखता था, बट क्योंकि मेरा काम था उसको पढ़ाना, और उस समय मेरे पैसे भी बन गए थे जब तक, आई कुड हैव सेड नहीं दिन में नहीं, बट आगे पीछे टाइम नहीं था। सो वो आए 1:30 बजे का बोल के, वो 2 बजे आए पहले। सो एक लड़का और एक लड़की 2 बजे आए, तो अंदर बैठे हैं। तो मैं बोला चलो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे था कितना जल्दी इसको ख़त्म करूं और उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट देखने जाऊं। देखना क्या था, भाव ही देखना था, CNBC देखना था, कौन आ रहा है चैनल पे क्या बोल रहा है। नहीं सर 5 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट वेट करते हैं। सर पंखा चला दीजिए। चलो भाई पंखा तो चलेगा ही ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जब मैं 5-10 मिनट में भी इधर उधर कुछ टाइम पास किया, बिकॉज वो अंदर बैठे हैं, मैं बाहर तो नहीं बैठ सकता हूँ, इट लुक्स वेरी रूड। तो वहाँ बैठे हैं, सर AC चला सकते हैं क्या? मैं बोला हाँ ठीक है, चलो भाई AC चला दिया। AC था घर में हमारे, तो AC चला दिया वहाँ पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है, सर पानी। मैं बोला अच्छा पानी लेकर आए। उसके बाद फिर एक ने फ़ोन निकाला, सर कहीं चार्जर का यहाँ स्लॉट होगा क्या? जब तक मेरा फ्यूज़ उड़ गया। मैं बोला एक काम करो। बोला हाँ सर। बोला उठो।
तुम भी उठो, दोनों को उठाया मैंने बोला सीधा बाहर निकलो, मुझे पढ़ाना ही नहीं है तुमको, यहाँ के नाटक कर लिया है, कोई पिकनिक बनाने आए हो तुम लोग। तो वो बात ये है कि अच्छा, फिर मेरे घर वाले मेरे पीछे, अरे यार ये 2 को छोड़ा, वो 3 भी छोड़ देंगे, 5 जन का बैच चला जाएगा। मैं बोला चला जाएगा तो चला जाएगा, यहाँ इस ढंग से काम नहीं करना है कि अभी पानी, अभी AC, अभी तो फ़ोन को चार्ज पे लगाना है, कुछ नहीं। इनको पिकनिक मनाना था आपस में, और वो पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आए थे, ना पढ़ना था ना पढ़ाना था, आधे घंटा पढ़ते और निकल जाते। बट एक्सपेक्टेशन में कि 2 बजे वो आएंगे, मैं 1:30 बजे से वेट कर रहा हूँ कि आएंगे। सो दीज आर थिंग्स दैट कीप ऑन हैपनिंग। कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है कि बोल के निकल जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो होगा वो ये सोचेगा कि अगर मैं कुछ इधर उधर की बात कर दूं तो ये मेरा क्लाइंट है। क्योंकि मारवाड़ियों में हम लोगों में बोलते हैं कि ग्राहक और मौत पूछ के नहीं आते हैं। तो जब भी आते हैं तो आपको ग्राहक को ऐसा समझना चाहिए कि वो भगवान, तो भगवान के हिसाब से देखना चाहिए। बट एट व्हाट कॉस्ट, वो वाली बात होती है। एक पॉइंट पे आने के बाद ये जो वीडियो वाला काम होता है, अभी का वाला जो काम होता है, या उस समय वाला काम होता है, शायद मुझे लग रहा है एक मोनोटनी होती है, एक फटीग होती है। लगा ठीक है यार, हो गया, आप कितना करूं, क्या करूं इससे ज़्यादा। बिकॉज माइंड जो है, एक ह्यूमन माइंड जो है वो इवॉल्विंग माइंड होता है। इवॉल्विंग माइंड का मतलब ये हो गया कि आपको दिमाग जो है हर वक्त लुक्स फॉर बेटर थिंग्स, लुक्स फॉर ग्रीनर पास्चर्स भी बोल सकते हो, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी बोल सकते हो। इसीलिए आदमी का दिमाग जो है एक बार आने के बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। और उसके बाद जब आप फ्री का कुछ काम कर रहे हो, तो वो तो मुझे लगता है कि वो तो बेकारी काम होता है। फ्री इन द सेंस कि आप कोई ना कोई कुछ बेचने के स्कीम में रहता है। अगर कोई आपको फ्री का वीडियो बना रहा है, आप जितने भी पॉलिटिक्स का वीडियो देखते हो, कभी आप गलती से अगर मैं देख लेता हूँ कोई, तो पता चलता है बीच में 3 मिनट के बाद वो बता रहे हैं हमारा एक AI का प्रोग्राम है, 2 दिन का प्रोजेक्ट है, 10,000 रुपये दीजिए। अब मैं सोचता हूँ भाई ये तू कहाँ से समझा, तू तो पॉलिटिक्स देख रहा है, तू तो यहाँ पे बता रहा है कि कितनी सीटें किसको आएगी, उसके बाद बीच में तूने ये कहाँ से ठूस दिया कि 2 दिन के लिए 10,000 रुपये का ये प्रोग्राम है, आप कर लें वाला कोर्स हमारा। बट क्योंकि हर एक आदमी कुछ ना कुछ बेचने के लिए खड़ा है। और ये बेचने की बात ये होती है, एक मराठी में जो कहावत है, कल हमारे जन ने बोला, जो हमारे साथ एडिटिंग टीम में वो मराठी है, वो बोले कि एक मराठी में कहावत है, फोकटिया ते पौष्टिक। मतलब जो फोकट में खाना मिलता है वो आपको लगता है बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही पौष्टिक है। और मुझे लगता है एंटायर गैंग जो है ना, जो यूट्यूब की कम्युनिटी बोल लो, उनका काम है कि किस ढंग से व्यूअरशिप बढ़ाना, उनका काम है कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना। और उस बीच में अगर आप वहाँ पे अपनी दुकान लगा लिए और आप बोलते हो कि नहीं यार मेरा यही काम है, मैं यही सब्सक्रिप्शन लूँगा, यही काम करूँगा, तो बहुत चैलेंजेस अहेड होते हैं। स्पेशली कंसिडरिंग कि हम स्टॉक का नाम, स्टॉक की बात करते ही वहाँ पे चिट्ठियाँ आती है। ये सब सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो एक बात पक्की है कि हमारे देश हो या दुनिया में कहीं पे भी हो, हाइप के अगेंस्ट में आदमी का कंट्रोल नहीं है। मतलब हाइप, चाहे वो टीवी वाले की हाइप हो, कितने बार बॉटम बना दिया पिछले 2.5 साल के अंदर, मुझे याद ही नहीं है कितने बार बॉटम बनाया। लोगों ने कितना लेवरेज लिया होगा, कितना MTF लिया होगा, कितना पर्सनल लोन लिया होगा, कितना वाइफ से पैसा लिया होगा, वाइफ ने अपनी माँ से पैसा लिया होगा, माँ ने बाप से लिया होगा, ये बोलते हुए कि भाई एक बार दे दो, हम दे देंगे तुमको। पता चला कि लास्ट वाला इन्वेस्टमेंट भी नीचे हो गया, अंदर चला गया। पीपल वॉन्ट टू हियर गुड थिंग्स, दे वॉन्ट टू हियर कि यार अच्छा क्या हो रहा है दुनिया में, ये बताओ, खराब चीज़ें छोड़ दो। बट अगर दुनिया में अच्छा नहीं हो रहा है तो आपका काम ये तो नहीं है कि सबको भ्रमित करना, सबको भ्रमित का इंग्लिश वर्ड हो गया, सबको इंटॉक्सिकेट करना रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ कि नहीं नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब अच्छा नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, जब होगा तो होगा, जब लेवरेज लेने का टाइम आएगा तो आएगा। अभी लेवरेज लेने का टाइम नहीं है, अभी उधार में किसी से पैसा लेके शेयर खरीदने का टाइम नहीं है। जब ये सब समय आएगा तो आप बोलेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे लोगों को लगेगा कि यार आप बहुत नेगेटिव हो, आप डिमोरलाइज कर देते हो। मैं हर वक्त यही कहता हूँ कि डीमैट से तेजी करो, दिमाग खुला रखो। दिमाग और डीमैट के अंदर एक फ़र्क रखो, क्योंकि डीमैट की तेज़ी जो होगी मतलब कि इन्वेस्टेड रहो। ये भाव में ये नहीं है कि आदमी इन्वेस्टेड नहीं रहेगा, लेकिन यू हैव टू बी अवेयर आप किस में इन्वेस्टेड हो। जो पिछले बार के बुल मार्केट के जो लीडर्स हैं वो 50% गिर गए हैं, शायद वो 50% और जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये प्रकृति का नियम है, ये स्टॉक मार्केट का पैटर्न है कि जो बुल मार्केट का लीडर होता है वो गिरता है 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50। लेकिन आज के ज़माने में आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है तो ज्ञान भी बहुत मिलता है। जैसे मुझे याद पड़ता है, मैंने 2001 या 2001 में पीटर लिंच की किताब पढ़ी थी, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। और लिंच बाबा ने, मैं बाबा इसलिए बोलता हूँ, देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टू इट, उन्होंने लिख दिया था स्मॉल कंपनीज मेक बिग मूव्स। सिंपल सी कहानी थी, स्मॉल कंपनी। अब मैं बोला यार ये स्मॉल कंपनी मतलब क्या?
जो स्मॉलर मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनी है या जिसका सेल्स स्मॉल है, स्मॉल की परिभाषा क्या है वो पता करते करते मेरा क्वेश्चन जो था वो सॉल्व ही नहीं हुआ टिल आई डिड इट माई सेल्फ। जब मुझे पता चला कि अब ये स्मॉल मार्केट कैप कंपनीज में मल्टी बैगर्स बनते हैं, जब मेरे मल्टी बैगर बने तो मुझे समझ आया कि हाँ यार ये वो ही बोल रहा होगा। तो उस समय इतना डिफिकल्ट था, एक लाइन लिख दिया किसी ने, स्मॉल कंपनीज मेक बिग मूव्स, और मुझे समझ ही नहीं आया कि यार ये स्मॉल कंपनीज मेक बिग मूव्स का जो कंसेप्ट है ये सॉल्व कौन कराएगा। और जितने भी मेरे जान पहचान वाले, ऑब्वियसली मैं ही उनको ज्ञान देता था और मैं अब उनको बोला ये कहाँ से आया। ना उस समय परप्लेक्सिटी था, ना उस समय ग्रॉक था, ना जेमिनी था, ना चैट जीपीटी था, और अच्छा है नहीं था। तो अगर होता तो हमारा दिमाग चलने लायक नहीं होता। आजकल क्या बच्चों से बात करो तो बच्चे मतलब कोई किसी को पूछता ही नहीं है, सबको सब कुछ पता है। क्यों? क्योंकि पहले गूगल सर्च था जब पैदा हुए थे, तो अब जब बड़े हो गए, जब ग्रेजुएशन लेवल तक आ गया तो उनके पास परप्लेक्सिटी, ग्रॉक, चैट जीपीटी, जेमिनी सब कुछ आ गया। तो पूछा क्यों जाए किसी से? उनको ये समझ नहीं आता है कि ये सारे जो सर्च इंजिन्स हैं ये मेनी टाइम्स ये आपको गलत आंसर देंगे, बट आपको अगर डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। बट पीटर लिंच को मैंने बाबा क्यों बोला, वो इसलिए बिकॉज 2004 में मेरी सिस्टर की शादी हुई। तो जब शादी हुई तो पंडित जी ने बोला ये दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दिए किया सामने, तो पानी वानी डाले और तुलसी उलसी डाले। उसके बाद बोले कि मारवाड़ी में बोले थे गुरु रो ध्यान कर लो। अब मैं बोला मेरा गुरु कौन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है गुरु कौन है भाई। तो मैं बोला अब मेरा गुरु कौन, मैं 2 सेकंड मेरा दिमाग फ्लैशबैक में गया, बैकवर्ड गया, फॉरवर्ड गया, साइडवेज गया। मैं बोला चलो ठीक है, मैं ध्यान कर लिया। मुझे लगा मेरा गुरु तो पीटर लिंच है, बिकॉज पीटर लिंच की किताबें मैंने पढ़ी थी, दो तीन किताब थी, लर्न टू अर्न और बीटिंग द स्ट्रीट एंड वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में शायद रिलेवेंट थी या नहीं मुझे पता नहीं, बट इट गेव यू फ्लेवर ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि कौन करेगा क्या करेगा। तो जब ये बातें होती है, कॉन्टेक्चुअली होती है, नॉन कॉन्टेक्चुअली होती है, ये प्रॉब्लम ज़रूर आता है। बट कमिंग बैक टू यूट्यूब, द बेसिक प्रॉब्लम इज़ कि रोज़ रोज़ आज की ताज़ा खबर करना, क्योंकि आप बात क्या कर रहे हो, आप करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हो। करंट अफेयर्स पे बात करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे फंडामेंटल पे बात कराओ, आरओई की बात कराओ, टॉप लाइन ग्रोथ की बात कराओ, कैश फ्लो की बात कराओ, आप ये बताओ ये कंपनी जो है आज 40% CAGR, 50% CAGR टॉप लाइन कर रही है, 70% CAGR बॉटम लाइन कर रही है, ये 2 साल बाद क्यों आपको लग रहा है कि बैंकरप्ट हो जाएगी, वो 2 मिनट में देख के बता देंगे, आधे मिनट में देख के बता देंगे। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि यार ईरान और इजराइल की वॉर पे कल क्रूड ऑयल कहाँ होगा, वो मुझे नहीं पता चलता है। उसके लिए इतना दिमाग लगता है, उसके बाद भी मुझे वो श्योरिटी नहीं आती है कि जो मैं बोल रहा हूँ सो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। और वैसे भी आप देखो, इंडियन क्रिकेटर्स की बात करो, सचिन तेंदुलकर की बात करता हूँ मैं, बिकॉज मैं बहुत बार नोटिस करता हूँ सचिन को। सचिन तेंदुलकर इंटायर 90s में पूरा क्रिकेट का लोड अपने कंधे पर लेकर चले गए। पूरी 90s में इंडिया जीतती नहीं थी, लेकिन क्रिकेट देखने का पैशन कुछ और था, क्योंकि सचिन आते थे क्रीज पर, लगता था कि अभी यार 1-1.5 घंटा, जो वनडे की बात कर रहा हूँ, 1-1.5 घंटा तो अच्छा फायरवर्क्स होगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो, जब सचिन रिटायर किए तो वो धक्का ही मार के निकाला गया, बिकॉज आई थिंक ही वुड हैव कंटिन्यूड फॉर 3-4 more years। बट उस समय रिटायरमेंट के बाद उनका कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिकेट, आप पॉन्टिंग को देख लो कभी भी वो एक बैट ले लेता है, उसके बाद बोलता है कि वहाँ से बॉल आएगी तो मैं इसको ऐसे स्क्वायर कट मारूंगा, ऐसे मैं फ्लिक करूंगा, ऐसे मैं ये करूंगा। राहुल द्रविड़ गए, इंडियन टीम का कोच बन गए, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उसके बाद कुछ नहीं किया। उसके बाद ठीक है चलो काम जो हो रहा है सो हो रहा है, बिकॉज सचिन थॉट में भी कि ये सब दीज थिंग्स आर नॉट फॉर मी। अब सचिन तेंदुलकर क्या करते हैं, वो बैट लेके कश्मीर जाते हैं, वहाँ पे कोई कैमरा वाला रहता है साथ में, उसके बाद वो उतरते हैं गाड़ी से, बोलते हैं मैं भी क्रिकेट खेलूंगा, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, उल्टा बैट पकड़ते हैं, हैंडल से पकड़ के बॉल को मारते हैं, बिकॉज प्रॉब्ली ही इज गॉट वॉट एवर ही वॉन्टेड। बट बाकी लोग को आप देखो, राहुल द्रविड़ जो अनसंग हीरो है मेरे ख्याल से, एक बार नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कि राहुल द्रविड़ का ये हाल है कि इफ़ द टीम नीड्स इट ही विल वॉक ऑन ग्लास ऑन बेयर फुट, मतलब कि नंगे पाँव वो कांच पे चलेंगे, बट वो फिर भी जाके कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ बोलते हैं, बट टू ईच हिज ओन है। यू कैन नॉट से कि सचिन सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बट ये कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत लोगों का व्यू कुछ और होता है। जैसे स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से अगर हम इसकी बात करें, बहुत जन स्टॉक मार्केट में होते हैं, बोलते हैं नहीं यार ठीक है अपना हो गया काम, वो जो समझते भी हैं वो भी बोलते होंगे। और मुझे तो लगता है कि 99% लोग इंडिया में इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि एक तो उनको बोलने को ही नहीं है, और दूसरा अगर बोलने को भी है तो क्या बोलेंगे कि मुझे किसी ने ज्ञान दिया, इनसाइडर टिप ऑफ दिया, उसके बाद मैंने शेयर खरीदा, या मैं किसी और को देखकर शेयर खरीद लिया, मुझे पता था, एक्सेस था उसके यहाँ पे कि वहाँ पे मैं शेयर खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। एक्सेस पे कंप्लीट करेंगे। बॉम्बे में एक ब्रोकर है, काफ़ी नामी ब्रोकर है, कॉन्टैक्ट्स है कलकत्ता में उनका, तो उनके ऑफिस में एक जन काम करते थे,
ऑफिस में एक जन काम करते थे, तो कलकत्ता में जितने जो दोस्त पार्टी थी उन्होंने टिप ऑफ कर दिया था कि जो काम करता था उसके साथ बात करते थे। तो जो काम करने वाला आदमी था वो जाता था फॉर्म भरने, कुछ काम करने, तो उसको वहाँ से वो टिप ऑफ करते थे और वो बेचारा फॉर अ फ्यू थाउजेंड्स हियर एंड देयर ही वुड टेल एवरीथिंग कि भाई आज ये शेयर खरीदा गया है, आज ये शेयर बेचा गया है, बिकॉज आपके डीमैट में आ रहा है, डीमैट में जा रहा है। तो ये सब कहानियाँ अगर वो इंसान आज के दिन अगर 40 करोड़ रुपया कमा लिया है, वो थोड़ी बताएगा किसी को कि यार वो ब्रोकर के यहाँ जो आदमी काम करता था उसको मैंने टिप ऑफ किया था और वो हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे आकर बताता था कि यार ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। तो उसको तो यही लोग समझेंगे कि यार ये बहुत ज्ञान से पैसा कमाया है। लेकिन ज्ञान से पैसा कमाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। कमाते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान होना भी डेंजरस हो जाता है। बट देन द एंटायर आइडिया वॉज टू से कि यार वो 20 करोड़ के जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं, अभी आप लोग भूल गए होंगे कि ये कहानी चालू कहाँ से हुई थी, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये चल रहा था यार चालू कहाँ से किए थे। तो वो जो 20 करोड़ यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसको लाने के पीछे बहुत मेहनत गई थी। थैंक यू।